आप सब लोगों को पता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में आजकल क्या चल रहा है। जंग एक अलग हद से आगे निकलती हमें नजर आ रही है, लेकिन ये जो भूकंप हुआ है वहां पे, इसके धचके कुछ ना कुछ कश्मीर में भी लगे हैं। आज हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, जो कि 15 कोर कमांडर रह चुके हैं और इस वक्त वो चांसलर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के। सर जय हिंद, और हमारी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जय हिंद। सर, कश्मीरी स्ट्रीट जिसको हम कहते हैं सर, जैसे कश्मीर में जो लोग हैं वहां पे बातचीत शुरू हो गई। मैंने 2-4 कश्मीरी दोस्तों से बात करी तो पैलेस्टीन में क्या हो रहा है बड़ी फिक्र है और डिस्कशन का मुद्दा है। पॉलिटिकली अवेयर लोग तो हैं ही सर, कश्मीरी दे आर हाईली पॉलिटिकली अवेयर, हम सब जानते हैं, वहां पे रह चुके हैं। सर, क्या बात है ये सर, क्यों ऐसा है कि कश्मीरियों ने अपने आप को कंपेयर करा, अपने आप को जोड़ा पैलेस्टीन से? कहते हैं कि वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सब चीजें हम सुनते आए हैं सर काफी हद तक। तो मेरा ये आपसे पूछना है सर कि ये जोड़ कहां तक ठीक है और हो क्या रहा है सर? देखिए गौरव, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों जो ये सिचुएशंस हैं बड़ी अजीब गरीब सिचुएशंस हैं। कश्मीर की सिचुएशन अपनी जगह है अलग, पैलेस्टीन की अलग है, मगर आमतौर पे कश्मीरी लोग जो हैं, भारत के अंदर भी बहुत लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये दोनों सिचुएशंस बड़ी बराबर सिचुएशंस हैं। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बड़ी करीब हैं एक दूसरे के, क्योंकि एक तरफ इजराइल है जो ताकतवर इजराइल है, और नीचे जिसके साथ वो कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है, जो स्ट्रीट जो है वो उस पे पैलेस्टीनियन हैं जो कमजोर हैं। और वही सिचुएशन लोग समझते हैं कि यहां कश्मीर में है कि भारत है और उधर ताकतवर देश, और वहां है कश्मीरी जो कमजोर वर्ग का समझा जाता है और जिसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ी जा रही है। तो आमतौर पे इस तरह से एक लिटरल तौर पर इन दो कंपैरिजन करते हैं, मगर इसके अंदर गहराई में नहीं कभी जाते देखने के लिए कि ये सिचुएशंस कितनी अलग हैं एक दूसरे से। देखिए, जहां तक कि पैलेस्टीन की सिचुएशन है, इजराइल पैलेस्टीन की, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं कि वहां पर इजराइल ने भी दावा किया है अपना, और एक स्ट्रेटजी बनाई है ऑफ गोइंग होल हॉग, मतलब वायलेंस का बेशुमार इस्तेमाल। अब आपने देखा है इस वक्त जब रॉकेट अटैक्स हुए हैं इजराइल के ऊपर, और इजराइल छोटा देश है, इस तरह से सह नहीं सकता इस तरह के रॉकेट अटैक्स। पॉपुलेशन उसकी कमजोर है, कम है पॉपुलेशन वहां पर, तो इस तरह से अगर वो अब्सॉर्ब करे इस तरह के हमले तो उसके लिए बहुत मुश्किलात पेश आ जाते हैं। तो उसने एक सिस्टम अडॉप्ट किया है जिसमें वो होलसेल वायलेंस, काउंटर वायलेंस को इस्तेमाल करता है। ये चीज कभी भारत ने नहीं अपनाई है। अगर आप भारत का एटीट्यूड देखें तो भारत का जो प्रिंसिपल है ऑफ मिनिमम वायलेंस वो कंटिन्यूअसली फॉलो किया गया है। और साथ में आप देखें कि जिस तरह से भारत जो है कश्मीर की गवर्नेंस कर रहा है, और दूसरी बात ये कि जो हो रहा है स्ट्रीट्स के ऊपर उसकी स्पॉन्सरशिप है। अब आप वहां पर देखें तो एक स्पॉन्सरशिप बेशक कुछ हद तक ईरान से वो स्पॉन्सरशिप आती है, मगर ज्यादातर स्पॉन्सरशिप हमास के जो एक एंटिटी है विद इन पैलेस्टाइन, जो समझता है कि हिंसा के जरिए वो अपने जो मुद्दे हैं उनको हासिल कर सकता है। वही सिचुएशन कुछ हद तक कश्मीर में भी है कि यहां पर एक स्पॉन्सर स्टेट है पाकिस्तान, जो प्रॉक्सी वॉर लड़ रही है भारत के साथ, और जिसके लिए कोई इसमें जो है किसी तरह के कौम नहीं है, जिस तरह के प्रिंसिपल्स नहीं है जिनको वो फॉलो कर रहा है, और वो उसका मुद्दा है किसी ना किसी तरह इस जमीन को अपने तरफ रखना। आखिरी चीज ये है कि दोनों हालतों में असल में ये पॉलिटिकल चीजें हैं, ये टेरिटोरियल पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं, मगर दोनों के अंदर एक तरह से आइडियोलॉजी, एक तरह से मजहब को पेश किया गया है, ताकि ये लड़ाइयां जो हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ फेथ एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ रिलीजन बन जाए। यहां पर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने इसको कोशिश की है कि कश्मीर की सूफियत को किसी तरह से एक बड़े ऑब्सक्यूरेंटिस्ट फॉर्म ऑफ इस्लाम को लाकर और भारत के सेक्युलरिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ ले जाए,
और वहां पर कोशिश की गई है कि इस्लाम को लाकर और किसी तरह से जूइश कम्युनिटी के खिलाफ बना रखा जाए। तो आप देख रहे हैं कि ये इनमें काफी सिमिलैरिटीज इस तरह की हैं, मगर जिस तरह से ये लड़ाइयां पैन आउट हुई हैं बड़ा फर्क है इनके अंदर। यहां पर भारत का मुद्दा है कि कैसे जो एक टेरिटरी है, कम्युनिटी है, कैसे उसको भारत के अंदर रखा जाए, और यहां पर कोशिश हो रही है कश्मीर की कि कैसे वो सेपरेट हो, और वहां पर कोशिश ये हो रही है कि इजराइल की कि किस तरह से इस पूरी टेरिटरी को ऊपर कंट्रोल किया जाए और उसको भी साथ में रखा जाए, और वहां पर भी कोशिश हो रही है कि किस तरह से पैलेस्टाइन जो है वो टू नेशन या टू स्टेट थियरी के साथ एक अलग स्टेट बन जाए। तो ये सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस कुछ हद तक दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स में इस प्रकार से हैं। जी सर, अगर हम पैलेस्टीन को देखते हैं और हम कश्मीर को देखते हैं तो हमें कुछ सिमिलैरिटीज मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर, वो हमारे टाइम पे तो स्टोन पेल्टिंग नहीं होती थी सर, और हमने तो कभी देखी भी नहीं स्टोन पेल्टिंग सर जेएनके में कभी। लेकिन ये स्टोन पेल्टिंग है सर, फिर वही मसाजिदों का इस्तेमाल करना सर, और लोगों को बुलाना सड़क, ये पहले होता था, पर इस फॉर्मेट में नहीं होता था सर। इफ यू आपको तो पता ही है सर, यू आर द जीओसी देयर। तो ये इस तरीके से काफी चीजें हैं। और फिर वो चाइल्ड मार्टर्स की बात करना, वो टिपिकल जैसे पैलेस्टीनियन वो बरियल के लिए जा रहे हैं सर, वो नमाज जनाजा चल रहा है, फिर उसके साथ लोग चल रहे हैं बच्चे की, वहां पे एक इन योर फेस के साथ ये हो रहा है। ये पहले कश्मीर में नहीं होता था। और ये आपने एक बार पहले भी जिक्र करा था इंतिफादा का, कि किस तरीके से इंतिफादा को मतलब दे हैव कट कॉपी पेस्ट। मैं ये जानना चाह रहा हूं सर आपसे कि कितना इन्फ्लुएंस बाद में आ गया, जो कश्मीर में ये स्टोन पेल्टिंग हो रही थी, शटडाउन हो रहे थे, हड़ताल हो रही थी जिस तरीके से, क्योंकि टू अ कैजुअल ऑब्जर्वर ऐसे ही लगता है सर, अगर कोई ऐसे सरसरी नजर फेरे तो लगता है कि हाँ काफी सिमिलैरिटीज हैं, और कहीं ना कहीं से जो कश्मीर में हो रहा है वो पैलेस्टीन से इंपोर्ट करा गया है कश्मीर में। ये बहुत दिलचस्प सवाल है गौरव, और असल में अगर आप इंतिफादा की बात करें तो इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्टेक्स्ट में इंतिफादा 1 जो है उसकी शुरुआत जो है 1987 में हुई थी, और उसके बाद दोबारा इंतिफादा 2 भी हुआ, इंतिफादा 3 की तरफ भी गए थे। ये एक फिलॉसफी थी कि किस तरह से इंपैशन करना स्ट्रीट को, जो आप खुद ही आप कहते हैं ना स्ट्रीट, वो सड़क जो है, और पैशंस को कैसे लाना, रिलीजन को कैसे प्ले करना, आइडियोलॉजी को कैसे प्ले करना, हर सिटीजन को इसके अंदर शामिल करना, चाहे खवातीन हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, लेडीज, चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल, रिलीजियस स्कॉलर्स, एवरी सिंगल इंडिविजुअल, सबको उसके अंदर शामिल करना, यह एक इंपैशन करने का तरीका था। जब कश्मीर का प्रॉब्लम शुरू हुआ 1989-90 में, इसके तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, सबने मिलिटेंसी की तरफ दी। पहले मिलिटेंसी के बाद, मिलिटेंसी की शुरुआत होने के बाद एक्सटर्नल प्लेयर्स, लश्कर तोयबा, अफगान टेररिस्ट को लाना, ये सब चीजों की तरफ गई तवज्जो दी गई। एक 2008 तक इस तरह से चला। 2008 में जब देखा गया कि भारतीय फौज जो है, इंडियन आर्मी कैन कंट्रोल द सिचुएशन वेरी वेल जहां तक टेररिज्म का सवाल है, तब एक तजवीज उस वक्त बनी कि किस तरह से पूरे कश्मीर को इसकी चपेट में लाना, कैसे हर कश्मीरी को इन्वॉल्व करना इस लड़ाई में। और इसका ये लेसन जो था, ये बहुत हद तक इंतिफादा 1 और इंतिफादा 2 से लिया गया। साथ में एक किताब निकली थी 1993 में, एक किताब निकली थी बाय एन अमेरिकन फिलोसोफर कॉल्ड जीन शार्प। इस किताब का नाम था फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी, 198 वेज ऑफ नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन। ये बड़ी जबरदस्त किताब थी, और कहा जाता है कि ज्यादातर जो कलर रेवोल्यूशन जो अरब वर्ल्ड में हुए हैं वो इस किताब की इन्फ्लुएंस से हुए थे। और इसको अगर आप पढ़ें डीपली तो आपको समझ में आएगा कि असलियत में यूक्रेन का रेवोल्यूशन, जो टूनिसिया का रेवोल्यूशन, इजिप्ट का जो व्हाइट लिली रेवोल्यूशन है, सीरिया का रेवोल्यूशन, ये सब रेवोल्यूशन जो थे, इनके पीछे हाथ इस किताब का और इस फिलोसोफर का था। मुझे बड़ी दिलचस्पी की बात है, मुझे याद है कि 2008 में
जब मैं जीओसी था बारामूला में, मुझे भी किसी ने, एक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव ने बताया था कि ये किताब का ट्रांसलेशन होकर और हुर्रियत के लीडरशिप को दिया है कश्मीर में। उससे मुझे भी, मेरी भी आंखें खुली और मैं समझा कि देखिए ये एक तरह से इंतिफादा का मूवमेंट, शुरुआत इसकी हो रही है कश्मीर के अंदर, और ये ख्यालात जो जीन साहब के हैं, ये ख्यालात साथ में इसमें शामिल किए जा रहे हैं। मैंने बहुत पढ़ा उस वक्त और बहुत देखा और सोचा कि अगर ये रेवोल्यूशन जो है इस तरह का कश्मीर में शुरू हो गया सीरियसली, तो हम इसके बारे में क्या करेंगे। मैं आपको बताता हूं गौरव के बारामूला में तकरीबन पहला पत्थर जो फेंका गया था, पथराव के अंदर जो पहला पत्थर किसी के ऊपर फेंका गया था, तो वो मेरी गाड़ी के ऊपर फेंका गया था जब मैं जीओसी डैगर डिवीजन था वहां। तो मेरा लगाव जो है विद द स्ट्रीट इज वेरी इंटेंस। आई नो अबाउट दिस होल प्रॉब्लम एंड मैं सर्टिफाई कर सकता हूं कि जी हाँ, बिल्कुल इसके पीछे जो कश्मीर का आप समझिए सपोज्ड इंतिफादा है, उसके पीछे हाथ बहुत हद तक एक डीप अंडरस्टैंडिंग का था of conflict in the streets and the impassionment, कैसे impassion करते हैं एक पूरी population को, और ये एग्जाम्पल जो है इन पैलेस्टीनियन इंतिफादा से लिया था। सर 5 अगस्त के बाद जब 370-35 से रिवोक हुआ था सर, तो 2019, तो अभी तो 2 साल हो जाएंगे कुछ महीनों के बाद। सर हमने देखा कि रिलेटिव क्वाइट एंड काम था कश्मीर में, टेररिस्ट इंसिडेंट्स बहुत कम हो गए, इन्फिल्ट्रेशन बहुत कम है सर, लाइन ऑफ कंट्रोल शांत है लगभग कुछ महीनों से, तो शांति है। हड़ताल के कैलेंडर्स अब नहीं बढ़ते जैसे पहले अटते थे, वो गिलानी साहब अपने पेश करते रहते थे कि बंद करो ये सब, और हुर्रियत भी लगभग गायब हो गई। अब मैं ये नहीं कह रहा सर कि कश्मीर नॉर्मल है, बिकॉज कश्मीर को नॉर्मल होने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन पहले से बहुत अच्छा है सर, शांति है कश्मीर में। मेरा सवाल ये है सर कि जैसे अल अक्सा मॉस्क में हुआ, क्योंकि लिंकेजेस हर जगह जुड़े हुए हैं सर, और अभी भी अमंगस्ट द मुस्लिम्स एक फीलिंग ऑफ किनशिप तो है, अगर और कुछ नहीं तो हम एक फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड है, एक फीलिंग ऑफ किनशिप है। जैसे अल अक्सा मॉस्क में हुआ या वहां पे वायलेंस हुआ, क्या आपको लगता है ये चिंगारी है जिससे कश्मीर फिर से भड़क सकता है? मैं गलत एग्जांपल से इसको जोड़ना नहीं चाहता, बट 2016 जुलाई के पहले भी काफी शांति थी, सिर्फ बुरहान का केस हुआ तो सब फिर गड़बड़ होना शुरू हो गया अचानक। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये दोनों सिमिलर हैं, बिल्कुल नहीं, दोनों, वो बुरहान का केस अलग था और ये जो इजराइल पैलेस्टीन में हो रहा है बिल्कुल अलग है, लेकिन एक एक्सटर्नल फैक्टर या कोई बाहर की चिंगारी, क्या आपको लगता है ये बड़ी चीज हो सकती है कश्मीर में? बहुत अच्छा दिलचस्प सवाल आपने पूछा है, और इसका जवाब जो है 2 लफ्जों में नहीं होगा, उसको कुछ हद तक एनालिसिस करनी पड़ेगी, आपको स्थिति देखनी पड़ेगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पैलेस्टाइन में इजराइल पैलेस्टीनियन सिचुएशन के अंदर एक स्टेबिलिटी पैदा हुई भी थी पिछले तकरीबन 1.5 साल से 2 साल से, वो स्टेबिलिटी भी आप देख रहे हैं कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने खुद आप आकर सामने और सीजफायर का रिक्वेस्ट की है, जिसके ऊपर रिक्वेस्ट के ऊपर अमल किया गया है, दोनों साइड ने सीजफायर की भी है इस वक्त, मगर वो इस हद से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। हालांकि कुछ हद तक जनरल बाजवा साहब ने प्रपोज किया था कि हैंड ऑफ फ्रेंडशिप होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए, मगर उसको पूरे को नाकारा कर दिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बाय रिफ्यूजल ऑफ कैरिंग आउट ट्रेड। तो आप देख रहे हैं कि एक अप एंड डाउन की सिचुएशन है, एक स्थिति ऐसी बनी हुई है जम्मू कश्मीर में जो आप समझते हैं कि पूरी का अमन भी नहीं है और तकरीबन स्टेबिलिटी है और कुछ नहीं। साथ में अल अक्सा मॉस्क में जो हुआ एक साथ एकदम से एक चिंगारी, इससे ये एविडेंट है कि सिचुएशन जो थी वो अभी भी जो है टेंस थी, बहुत हद तक टेंस थी, और इट वाज जस्ट रिक्वायरिंग ए स्पार्क, और उसके वजह से एकदम से ये भड़क पड़ा। क्या ऐसी स्थिति कश्मीर में है इस वक्त? मैं नहीं समझता कि ऐसी स्थिति कश्मीर में है इस वक्त, क्योंकि आपने खुद भी बिल्कुल सही प्रकट किया अपना जो ओपिनियन है कि इन्फिल्ट्रेशन अभी कंट्रोल में है। ओवरऑल सेंटिमेंट्स जो है वो, हालांकि सेंटिमेंट्स बदले नहीं है पूरी तरह से, मगर सेंटिमेंट्स आर अंडर रीजनेबल कंट्रोल। और जो सबसे बड़ी बात जो हुई है कश्मीर में इन रीसेंट टाइम्स वो ये है कि जो
लड़ाई के नेटवर्क्स, ये प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट के जो नेटवर्क्स होते हैं, इनके ऊपर इंडियन स्टेट का, भारत का कंट्रोल काफी हद तक आ गया है। अब आप देखें, पैसे के नेटवर्क्स हैं, मीडिया के नेटवर्क्स हैं, कुछ हद तक ड्रग्स के नेटवर्क्स हैं, और भी इंटेलेक्चुअल नेटवर्क्स हैं, बहुत हद तक लॉयर्स के नेटवर्क्स होते हैं। तो ये सब नेटवर्क्स मिलजुल कर आते हैं सामने, और इन्हीं से ये सिचुएशंस बनती हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसके बावजूद कि एक सिचुएशन ऑफ रीजनेबल पीस 2019 फरवरी में थी, मगर पुलवामा जैसा इंसिडेंट हुआ और टेंशन इलाके में बढ़ गई। हालांकि स्ट्रीट्स के अंदर टेंशन नहीं बढ़ी। बुरहान वानी का इंसिडेंट 2016 में था, उसने क्या तहलका मचा दिया था स्ट्रीट्स के अंदर, मगर मैं नहीं समझता कि वो स्थिति आज इस वक्त कश्मीर में मौजूद है। मगर ये भी मैं रिकॉग्नाइज करता हूं, पहचानता हूं कि पोटेंशियल है। इस तरह की चीज को आप कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सेंटिमेंट्स अभी भी सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स हैं। सेपरेटिस्ट लीडरशिप बेशक ज्यादा एक्टिव नहीं है इस वक्त, मगर अंडर द कैनवस क्या एग्जैक्टली हो रहा है, मेरे ख्याल में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पूरे हद तक इसके बारे में मालूम होगा। मगर जो हमको पब्लिक व्यू से जो मालूम होता है, मेरे ख्याल में ऐसी स्थिति इस वक्त मौजूद नहीं है कि एक चिंगारी जो है वो एक इंतिफादा टाइप ऑफ मूवमेंट शुरुआत उसकी कर दे कश्मीर के अंदर। सर कश्मीर और पैलेस्टीन दोनों में हमने एक बात देखी सर, एक राजनीतिक मुद्दा जो कि प्योरली राजनीतिक मुद्दा था, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था, उसको एक धार्मिक मुद्दे में बदल दिया। क्योंकि अगर राजनीतिक मुद्दा होता तो फिर बाकी जो मुस्लिम देश हैं वो क्यों इसमें पड़ते सर? अगर दो लोगों के बीच में राजनीतिक मुद्दा है तो वो फिर अपनी लिंकेजेस होती, लेकिन इतने इम्पैशन्ड नहीं हो जाते। आज आप देखिए, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, क्योंकि इसको रिलीजियस मामला बना दिया गया है, इसलिए काफी लोग इस पैलेस्टीन और इजराइल में लोगों ने एक्सट्रीम पोजीशंस अपनी ले ली हैं सर, एक्सट्रीम पोजीशंस। मेरा आपसे कहना है कि सर ये जो क्यों हुआ ऐसा कि एक राजनीतिक मुद्दे को धार्मिक मुद्दा, कश्मीर में भी सर ये एक राजनीतिक मुद्दा था, भारत और पाकिस्तान के बीच में जमीन का मामला था या किसी और चीज का मामला था, या फिर उसमें 1948 के यूएन आपके रेजोल्यूशंस भी हैं, उसके तहत का मामला था। शिमला अकॉर्ड्स है सर, 10 चीजें हैं, and there are many papers which are there mutually signed between both countries. इसको धार्मिक मामला क्यों बना दिया? देखिए, ये मैं पहले जम्मू कश्मीर की तरफ देखता हूं, उसके बाद मैं पैलेस्टीन या इजरायली सिचुएशन को देखूंगा। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल था, आपने देखा कि 47-48 की लड़ाई हुई, 65 की लड़ाई हुई। 65 की लड़ाई में भी पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की थी ऑपरेशन जिब्राल्टर में। उनका मुद्दा भी यही था कि आखिर में श्रीनगर में घुसकर और किस तरह से ऑल इंडिया रेडियो जो है, वहां पर रेडियो स्टेशन जो है, उसके ऊपर कंट्रोल लेकर किस तरह से अनाउंसमेंट किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है। ये एक अजीब बिलीफ थी कि लोग जो है वहां के वो सब आएंगे और इस पाकिस्तान के इस एफर्ट के साथ वो जुड़ेंगे और भारत को पछाड़ेंगे। वो हुआ ही नहीं ना। 47-48 में हुआ। अब आप देख रहे हैं मकबूल शरवानी जैसे एक्शन हुए हैं बारामूला में। 65 की लड़ाई में भी गुज्जरों, कश्मीरी गुज्जरों ने ही जाकर सबसे पहले खबर दी भारत की फौज को कि किस तरह से पाकिस्तानी रजाकार जो हैं वो किस तरह से घूम रहे हैं गुलमर्ग के मेडोज के अंदर। ये सब देखा, किसी ने कोई कोऑपरेट नहीं किया। 71 में भी यही बात हुई। उड़ी के जवान जो है, बाकी इलाकों में उड़ी के जो लोग हैं, उन्होंने पूरी भारत की आर्मी के साथ ही कोऑपरेट किया। इससे मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया पाकिस्तान को, जनरल जिया को खासतौर पर 77 में जब वो कंट्रोल में आए, कि देखिए ये पॉलिटिकल मामले जो है ना, इस तरह से एथनिक पॉलिटिकल मामले जो है, इस चीज से ये नेशनलिज्म जो है ये आता नहीं है पेश सामने, जब तक इस नेशनलिज्म को आप एक आइडियोलॉजी के साथ ना जोड़िए। और तभी आपने देखा कि जियाउल हक ने अपनाया किस तरह से कश्मीर का सूफिज्म जो है उसको बदलो, कैसे उसको पाकिस्तान के तरफ ऑब्सक्यूरेंटिस तरीकों से सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ जोड़ें, ताकि वो बरखलाफ हो जाए भारत के सेक्युलरिज्म से बिल्कुल ही। और तब एक अलग एक रिलीजियस नेशनलिज्म जो है वो कश्मीरियों के अंदर पैदा हो जाएगा। यही चीज जो है अगर आप देखें अरब वर्ल्ड दुनिया में, यही वहां पर भी हुआ।
अब आप अरबों ने कोशिश की 1948 में, 1956 में, 1967 में, 1973 में, 82 में, मतलब अगर आप देखें ऐतिहासिक उस पे रवैये पे तो आप देखेंगे माइलस्टोन ही माइलस्टोन है। जो कॉन्फ्लिक्ट कोशिश की, कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट्स कोशिश की, जिसके अंदर नेशनलिज्म काफी हद तक आया, अरब नेशनलिज्म आया, पैन अरब नेशनलिज्म आया, मगर इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। 80s के अंदर जाकर 79 के बाद, 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद इसका एकदम से इसके अंदर एक मजहबी पैशन जो है वो अपनाया गया और उससे एक नई फुर्ती आई इसके अंदर। और उससे देखा गया कि जहां पर भी ये मजहबी नेशनलिज्म जो होता है, दिस एथनिक रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल नेशनलिज्म जब पेश आता है सामने, तो लोग जो है तो उनके अंदर पैशन जो है बेहद हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो लाया। तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि दोनों जगह, जम्मू कश्मीर में भी और अरब वर्ल्ड में भी और इस पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो अच्छी खासी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थी, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स थी, वो जो है अब रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स बन गई हैं। और इनकी वजह से क्या है, पूरी दुनिया सफर कर रही है। क्योंकि आपने देखा कि इस तरह का जो रिलीजियस नेशनलिज्म है, इसका असर सिर्फ लोकलाइज्ड नहीं है, इसका असर आप देखा न्यूयॉर्क तक पहुंचा, बेल्जियम तक पहुंचा, भारत के अंदर यहां पहुंचा है, चीन के अंदर चला गया है, दुनिया भर में फैला हुआ है। और इसके ऊपर कंट्रोल रखना इस समय मेरे ख्याल में काफी हद तक मुश्किल है। सर, मेरा आखिरी सवाल सर आपको कि हम जिस तरीके से देख रहे हैं सर कि पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में जो अभी चल रहा है मामला सर, जंग की स्थिति है सर, रॉकेट्स फायर हो रहे हैं, आयरन डोम की बात चल रही है सर, और ग्राउंड असॉल्ट की भी बात कर रहे हैं। अब कब होता है हमें नहीं पता, लेकिन बातचीत चल रही है। इसके अलावा हमने ये देखा कि सर ईरान ने कंडेम करा है और तुर्की ने बोला एक्शन, पाकिस्तान फॉर व्हाटएवर इट इज वर्थ, पाकिस्तान ने भी बोला साहब कि कुछ ना कुछ तो हम चाहते हैं, और चिट्ठियां विठियां भी काफी लोगों ने लिखी हैं कि आप मजबूत हो जाओ, तगड़े हो जाओ, वी हैव टू फाइट अगेंस्ट इजराइल। तो एक ये मौका बन रहा है। दूसरी तरफ सर वहां से कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो कहता है कि वी स्टैंड सॉलिडली विद इजराइल। सर मेरा सवाल ये है कि सर जो होगा वो तो होगा, हमारे यहाँ उसका क्या असर पड़ेगा, खासतौर से कश्मीर में इसका क्या असर पड़ेगा सर? देखिए, कुछ हद तक तो हमने ये सवाल शुरू में भी कुछ हद तक डिस्कस किया है, मगर मैं समझता हूं इसको रीइंफोर्स करता हूं मैं। पैशंस दुनिया के जो हैं बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट, इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट जो है हद से ज्यादा बढ़ जाती है, हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। एंड जो हम देख रहे हैं पिछले 3 साल से तकरीबन जो स्टेबलाइजेशन हो रहा है दुनिया में आफ्टर द डिमाइस ऑफ द इस्लामिक स्टेट, जब इस्लामिक स्टेट का खात्मा हुआ तब से हम देख रहे हैं कि टेररिज्म के ऊपर काफी हद तक कंट्रोल हुआ है। वेस्टर्न यूरोप के अंदर कंट्रोल हुआ है, अमेरिका के अंदर कंट्रोल हुआ है, यहां पर कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट जो है, पाकिस्तान कश्मीर प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके ऊपर कंट्रोल हुआ है। ये सब एकदम से इंपैशन होने लगेंगी। अब कहां पर किस तरीके से वो मैनिफेस्ट किस तरीके से करती हैं, क्या ये चीजें सीरिया में हो जाएगा ज्यादा एकदम से इसका बढ़पन, या अलकायदा जो है उसके अंदर एक इम्पेटस आ जाएगा, क्या तालिबान अफगानिस्तान में इसको किसी और रवैये से देखने लगेगा, तरीके से देखने लगेगा, ये सब इस पर निर्भर है कि क्या अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर में होगा। मैं नहीं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो है किसी तरह से लीडरशिप रोल टू बिकम अ रोल मॉडल फॉर अदर कॉन्फ्लिक्ट्स, मैं नहीं समझता हूं ये हो सकता है। क्योंकि भारत का कंट्रोल जम्मू कश्मीर पे दूसरे किस्म का है, इट्स अ मोर ह्यूमनिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट। भारत का तरीका जो है डील करने का जम्मू कश्मीर के साथ बहुत फर्क है। नो वन कैन एक्यूज, कोई भी उंगली उठाकर भारत की तरफ नहीं कह सकता ये कि हमने ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस किए हैं। हालांकि दुनिया के बहुत से मुल्क जो है वो उंगली उठाते हैं भारत की तरफ और हमें हर तरह के हमारे ऊपर जो है एस्पर्शंस कास्ट करते हैं। मगर मैं एक कमांडर के तौर पे मैं कह सकता हूं, एक कमांडर जो रह चुका है वहां ग्राउंड पे, मैं कह सकता हूं कि कितनी कोशिश होती है और हमारी एथिक्स फॉलो किए जाते हैं इसके ऊपर। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये मैनिफेस्टेशन इमीडिएटली जम्मू कश्मीर पर होगा। मगर हां, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है हमास की कॉन्फ्लिक्ट जो है, पैलेस्टीन की कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये अगर कुछ हद से ज्यादा बढ़ गई, जो मैं नहीं समझता हूं कि होगा, मगर अगर कुछ हद से ज्यादा बढ़ गई और ये दोबारा
पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो इजराइल की तरफ आ गई और आप समझ रहे हैं कि क्लीवेज अरब वर्ल्ड की तरफ हो जाएगा, तो फिर वो तो कंप्लीटली दूसरी बात है। मगर मैं समझता हूं कि दुनिया काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है और इस वक्त इस तरह की रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट शायद ही हो सकेगी, और अगर होती भी है तो आखिर में शायद जब उन कश्मीर के अंदर इसका दाखला हो, और मगर उसके लिए भारत की फौज, भारत द इंडियन स्टेट आई थिंक पूरी तरह से तैयार है। जी सर, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब के साथ हम थे। काफी चीजें हमने आज बातचीत में कवर करी। क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या समानताएं हैं पैलेस्टीन और कश्मीर के बीच में, और जो सब कुछ चल रहा है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में इस वक्त, उसका कश्मीर पे क्या असर पड़ता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये शो शुक्रिया। देखने के लिए।